ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भीषण तनाव इस वक्त पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है और यह बीच में हुआ 2 हफ्तों का सीज फायर अब इस तनाव को और भी ज्यादा गहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप प्रशासन की हालत खराब हो रही है क्योंकि सीज फायर की जो कच्ची डोर अब तक बंधी थी, ईरान ने उस डोर को खींचना शुरू कर दिया है जो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि इजराइल का विस्फोटक बयान एक तरफ तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से दी गई सीधी धमकी ने अब इस मामले को और भी ज्यादा आग की तरफ धकेल दिया है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस जलती हुई आग में पाक ने अब घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल पाक ने इस पूरे सीज फायर को लेकर के अब जो बयान सामने दिया है, उसने इस मामले को और भी ज्यादा विस्फोटक और उलझाऊ बना दिया है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने चंद मिनट पहले साफ कर दिया कि वे लेबनान पर अपने किसी भी सूरत पर हमले नहीं रोकेंगे। उन्होंने इसके पीछे जो तर्क दिया है वह पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर चुका है। इजराइल का कहना है कि पिछले 40 दिनों के भीतर हिजबुल्लाह ने लेबनान की धरती से 6500 रॉकेट मिसाइलों और ड्रोन दागे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से खतरे में है और अब हिजबुल्लाह का सफाया उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस पूरे प्रशासन के मामले में अब इसलिए फंस चुका है क्योंकि इजराइल के अड़ियल रुख के आगे ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वह तो बस इस फिराक में थे कि किसी तरीके से 15 दिन के भीतर एक कागजी रेजोल्यूशन निकाल करके इस युद्ध की आग से बाहर निकल भागे और बाद में अरब देश आपस में जो चाहे वह करें। लेकिन अब यह युद्ध फिर से भड़कने को तैयार हो चुका है और इस बार तबाही का मंजर पहले से और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होने जा रहा है, क्योंकि अब सस्पेंस इस बात पर बना हुआ है कि क्या सीज फायर अगले कुछ घंटों का ही अब मेहमान बचा है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा साबित होने जा रहा है यह सीज फायर। मिडिल ईस्ट की इस खतरनाक शतरंज में पाक ने एक ऐसा कदम चल दिया है जिसने पूरे मामले में और भी ज्यादा रायता फैला दिया है और अब अमेरिका के पास स्विच सेंशन को संभालने का कोई भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हालत मिडिल ईस्ट से जंग की ओर मुड़ती हुई इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पाक ने एक हिमाकत ऐसी कर दी है जिसने पूरे ग्लोबल पावर प्ले की बिसात को ही पलट दिया है। दुनिया को लग रहा था कि 14 दिनों का ये युद्ध विराम शांति का पैगाम लेकर के आएगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अब गुस्से से तमतमा करके उठ खड़े हुए हैं और उनका निशाना ईरान से हट करके अब सीधे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज के जरिए पाक पर लग चुका है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ जो भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसे इजराइल को समझौता नहीं बल्कि हिसाब करने पर अब मजबूर कर दिया है। इजराइल वह मुल्क है जो अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज कर निकालने की ताकत रखता है और पाक का यह बयान इजराइल के लिए एक कैंसर है जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर खत्म करने पर उतारू हो चुका है। उसके लिए सबसे बड़ा आत्महत्या गलती यह साबित हो रही है। आज इस वक्त ताकतवर भारत इस पूरे घटनाक्रम में अब नजर गड़ा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के पास सिचुएशन को संभालने का रास्ता नहीं बचा है। पाक के पीएम ने खुलेआम कह दिया है कि शांति हर मोर्चे पर लागू होगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है, लेकिन हकीकत असल में कुछ और है। अमेरिका ने पाक के जरिए ईरान को जो गुप्त प्रस्ताव भिजवाया था, उसमें लेबनान का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। ईरान उस वक्त इस बात पर भी राजी हो गया था, पर जैसे ही पाक ने लेबनान का नाम बीच में घसीटा, ईरान अब इस बात को पकड़ करके बैठ चुका है कि जब मध्यस्थ ने लेबनान की बात की तो अब वह पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप प्रशासन अब इस बात को पूरी तरीके से तिलमिला उठा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पाक की एक गलत बयानबाजी ने उसकी पूरी मेहनत पर इस वक्त पानी फेर दिया है। अमेरिका ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि लेबनान में इजराइल जो चाहे करे और ईरान इसके पलटवार में जो चाहे करें, इसका अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके समझौते में लेबनान का कोई स्थान था ही नहीं। लेकिन ईरान ने अब अपनी मिसाइलों का मुंह फिर से एक बार खोल दिया है, साफ संदेश दे दिया है अगर आने वाले कुछ घंटों में लेबनान पर बमबारी और इजरायली हमले नहीं रुके तो इसे सीधा इस सीज फायर का वो उल्लंघन माना जाएगा जो बहुत ही घातक हो जाएगा। फिर उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से वॉशिंगटन की होगी या सस्पेंस अब जानलेवा होता जा रहा है, क्योंकि हर गुजरता मिनट दुनिया को एक महायुद्ध की तरफ फिर धकेल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति के ताजा बयान ने आग में और भी घी डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका हाथ अभी भी ट्रिगर से हटा नहीं है। उनकी उंगलियां सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही हैं। तेहरान के तेवरों से साफ झलक रहा है
कि अब वे अमेरिका और इजराइल किसी की दोहरी चाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधे शब्दों में ईरान का पाक को उसकी औकात दिखाने वाला बयान भी जारी हो चुका है। ईरान ने कहा है कि पाक अमेरिका का चमचा बनकर के मध्यस्थता करने की कोशिश ना करें, अन्यथा जो हाल अमेरिका और इजराइल का हुआ है वही हाल हम पाक का भी कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ एक तरफ तो इजराइल ने पहले ही पाक को सीधे धमकी दे दी है और दूसरी तरफ ईरान का सपोर्ट ना लेने के चलते अब ईरान ने भी पाक को सीधे तौर पर वार्निंग दे दी है। यानी कि पाक अब दो तरफा एक ही शिकंजे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान भी उसे अपने ताकत दिखाने को मजबूर हो चुका है। वे इजराइल को लेबनान में खुली छूट देने के लिखा सख्त खिलाफ भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जानबूझकर पाक के जरिए धोखे में इस पूरे घटनाक्रम को रखने की कोशिश कर रहा था। वॉशिंगटन में बैठी ट्रंप की टीम इस बात को लेकर के गहरे तनाव में है कि आखिर इस उलझन को किस तरीके से अब सुलझाया जाए, क्योंकि एक तरफ इजराइल अपने अस्तित्व की दुहाई दे करके हमले तेज कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान महाविनाशक जवाबी कार्रवाई की धमकी दे चुका है। इस पूरी स्थिति ने अमेरिका की उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वे जल्द से जल्द इस क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि वे इसी दलदल में और बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि सस्पेंस अब इस बात का है कि क्या ट्रिगर फिर से दबने वाला है। फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल और साजिश रची जा रही है जिसे मुख्यधारा की मीडिया अभी तक भांप नहीं पाई है। इजराइल के विदेश मंत्री की स्क्रीन पर दिखाई दे रही वह चेतावनी असल में उस भीषण युद्ध का ट्रेलर है जो अब लेबनान की पहाड़ियों से लेकर के तेहरान के रेगिस्तान तक फिर से फैलने जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से बढ़कर के कोई सीज फायर नहीं है और वह हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी हद तक जाना ही क्यों ना पड़े। इजराइल के इस कड़े रुख ने ट्रंप प्रशासन की दुख और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि उनका कार्यकाल की शुरुआत में कम से कम एक युद्ध तो खत्म होता दिखे, लेकिन यहां तो स्थितियां और भी ज्यादा नाजुक हो चुकी हैं। पाक की तरफ से फैलाए गए इस भ्रम ने ईरान को एक बड़ा कूटनीतिक हथियार दे दिया है, जिसे अब वहां अमेरिका को हर मोड़ पर घेर रहा है। ईरान अब इस बात पर अड़ गया है कि अगर सीज फायर टिकना है तो उसकी शर्तों पर तैयार होना पड़ेगा। उसे लेबनान और यमन पर होने वाले हर हमले को रोकना पड़ेगा। उधर अमेरिका में अब यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या पाक ने यह जानबूझकर रायता फैलाया है या उसकी कोई बड़ी कूटनीतिक गलती है। लेकिन कारण जो भी हो, परिणाम विनाशकारी होंगे, क्योंकि सस्पेंस इस बात पर टिका है कि क्या इजराइल आने वाले घंटों में अपनी स्ट्राइक रोकेगा या फिर ईरान की धमकी हकीकत में बदल जाएगी और आसमान में एक बार फिर मिसाइलों की रोशनी से दहल उठेगा। मौजूदा हालात को देख के यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया अब सबसे बड़े अस्थिर खतरनाक मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां एक छोटा सा हमला भी पूरे विश्व युद्ध की स्थिति को एक बार फिर बना सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो चौतरफा घिरने वाला और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अविश्वास पात्र देश बन चुका है पाक। एक तरफ तो इजराइल ने सीधे पहले ही धमकी दे दी थी, दूसरी बार ईरान ने अविश्वास जताते हुए पाक को सीधे चेतावनी तक दे दी है, और अब इस पूरे घटनाक्रम में पाक के एक बयान के चलते अमेरिका ने भी सीधे पाक को आड़े हाथों ले लिया है। सोचिए कि एक बार मध्यस्थता करने का भाव पाक के लिए कितना महंगा इस वक्त पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर यह जंग इस बार शुरू होती है तो यह जंग की चिंगारी पाक के इस्लामाबाद तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच भी नफरत अब किसी भी समझौते की सीमा को पार कर चुकी है। अमेरिका इस वक्त दो पार्टों के बीच पिस रहा है, जहां एक तरफ उसने सबसे करीबी दोस्त इजराइल किसी को सुनने के तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान, जिसके पीछे चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें खड़ी हैं। पाक द्वारा पैदा की गई नई मुसीबत ने अमेरिका के भागने के सारे रास्ते भी बंद करके अमेरिका को वहीं फंसा दिया है। अब उसे इस मोर्चे पर डटे रहना होगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, ईरान के राष्ट्रपति की वह ट्रिगर वाली चेतावनी सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है, बल्कि उसके पीछे वह भारी सैन्य जमावड़ा है जो पिछले कई दिनों से सीमाओं पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब उन पर कुछ घंटों से टिकी हुई हैं, जो यह तय करेंगे कि सीज फायर टिकेगा या फिर अब यह महाविनाशक धमाका पूरी दुनिया में एक बार फिर से छाएगा। सस्पेंस, यह घड़ी अब अपने चरम पर है और पर्दे के पीछे जो चल रहा है वह किसी को भी हैरान कर देने के लिए बेहद काफी है, क्योंकि यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि वजूद और वर्चस्व की बन चुकी है। पेंटागन के सुरक्षित तहखानों में इस वक्त जो खुफिया नक्शे बिछाए जा रहे हैं वह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब कूटनीति की फाइलें बंद करने का फिर वक्त आ चुका है।
चुका है, क्योंकि इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने ट्रंप प्रशासन को जो नई जानकारी दी है उसने अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। खबर यह है कि ईरान ने लेबनान की सीमा पर अपनी ऐसी मिसाइलें तैनात कर दी हैं जो पलक झपकते ईरान के बड़े शहरों को खंडहर में तब्दील करने की क्षमता रखती हैं, और इन मिसाइलों का कंट्रोल सीधे तेहरान के हाथों में है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह अपनी मौत का इंतजार नहीं करेगा। इसके लिए ईरान जानता है कि भारत की तकनीकी और सामरिक समझ इतनी गहरी है कि वह समझौते की बारीकियों में छिपे किसी भी हिडन एजेंडे को तुरंत भांप सकता है। इसके अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख ऐसी है कि अगर भारत किसी समझौते का गवाह बनता है तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति उसे हल्के में नहीं ले सकती। ईरान ने पाक को किनारे करके यह संदेश दे दिया है कि उसे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सिर्फ मेजबान ना हो बल्कि जिसके पास सच को सच कहने का साहस भी हो। पाक के लिए स्थिति किसी अपमानजनक हार से कम नहीं है। 10 अप्रैल की बैठक की सारी चमक अब नई दिल्ली के फैसले पर टिकी है। पाक के रक्षा विशेषज्ञों को अब यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी खोई हुई साख को कैसे बहाल करें। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी अविश्वसनीय साथी के भरोसे अपनी सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकता। तो क्या भारत इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है? क्या भारत उस मेज पर बैठकर इस वैश्विक षड्यंत्र को विफल कर देगा? दुनिया इस वक्त सांसें रोककर नई दिल्ली की ओर देख रही है। 10 अप्रैल की तारीख अब महज एक कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करने वाला दिन बन गई है। ईरान की मांग ने भारत को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां भारत का एक भी कदम पूरी दुनिया के तेल बाजारों को हिला सकता है। यदि भारत इस्लामाबाद की उस मेज पर बैठने से इनकार करता है तो ईरान इस 15 दिनों के समझौते से पीछे हट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मुज की जलसंध में तनाव उस स्तर पर पहुंचा जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होते ही पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी निष्पक्षता को बनाए रखना है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि भारत वहां मौजूद रहकर ईरान को शांत रखे, जबकि ईरान चाहता है कि भारत वहां रहकर उसकी सुरक्षा की गारंटी दे। यह भारत की उस सॉफ्ट पावर की अग्नि परीक्षा है जिसे हमने पिछले कई दशकों में कमाया है। डोनाल्ड ट्रंप के उस खुलासे ने भारत की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। अब भारत को सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि एक निरीक्षक ऑब्जर्वर की भूमिका निभानी होगी। इसके लिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि शांति के नाम पर किसी भी पक्ष के साथ सामरिक छल न हो। पाक के लिए यह स्थिति किसी राजनीतिक दुःस्वप्न से कम नहीं है। मेजबान होने के नाते उन्हें सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं, लेकिन कूटनीतिक शक्ति का केंद्र अब उनके हाथ से फिसलकर भारत के पास चला गया है। ईरान का बार यह दोहराना कि पाक भरोसे के लायक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाक की साख को शून्य कर चुका है। आज इस्लामाबाद को यह कड़वी हकीकत स्वीकार करनी पड़ रही है कि उसके अपने इस्लामिक मित्र भी भारत की गारंटी के बिना उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। यह भारत की उस नीति की जीत है जो किसी के दबाव में नहीं झुकती। तो क्या भारत 10 अप्रैल को इस्लामाबाद जाएगा? भारत सरकार के अंदर इस वक्त जो मंथन चल रहा है वह सिर्फ इस बैठक के बारे में नहीं है, बल्कि वह आने वाले दशकों में भारत की वैश्विक भूमिका को तय करेगा। क्या भारत इस सामरिक चक्रव्यूह को भेद कर दुनिया को एक बड़ी मंदी से बचा पाएगा? दोस्तों, 10 अप्रैल की उस मेज पर भारत का बैठना महज एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण होगा कि अब दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला भारत की सहमति के बिना अधूरा है। ईरान का यह आक्रामक रुख की भारत के बिना बातचीत नहीं होगी असल में पाकिस्तान की उस पुरानी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील है जिसने हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। आज वही पाकिस्तान अपने ही घर में बेगाना हो चुका है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि कूटनीति धर्म या पड़ोसी से नहीं बल्कि चरित्र और वचन से चलती है, और भारत का वचन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पत्थर की लकीर बन चुका है। अमेरिका और इजराइल का 15 दिनों का यह संघर्ष विराम और हॉर्मुज की जलसंध को खोलने का यह पूरा सामरिक चक्र भारत की उस साइलेंट पावर की जीत है जिसे हमने पिछले कई दशकों में कड़ी मेहनत से सींचा है। भारत ने कभी किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए कभी पीछे भी नहीं हटा। ईरान के लिए भारत एक ऐसा बहुमूल्य साझेदार है जो संकट के समय में भी निष्पक्ष रहता है। यदि 10 अप्रैल को भारत उस मेज पर मौजूद होता है तो यह सिर्फ एक समझौते की गारंटी नहीं होगी,
बल्कि यह दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि अब एशिया का असली नेतृत्व नई दिल्ली के हाथों में थे। पाकिस्तान के लिए यह आत्ममंथन का समय है। जिस जमीन का इस्तेमाल उन्होंने दूसरों के खिलाफ किया, आज उसी जमीन पर उनका अपना पड़ोसी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद की सजी हुई मेज और वहां का रेड कारपेट आज फीका पड़ चुका है, क्योंकि असली चमक तो भारत की मौजूदगी से आनी है। यह भारत की उस अजय कूटनीति का परिणाम है जहां हमने बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के दुनिया के सबसे उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने की क्षमता हासिल कर ली है। दोस्तों, जरा रुकिए और अपने भीतर की उस भारतीय आत्मा को महसूस कीजिए। क्या आपको गर्व नहीं होता कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हमारे तिरंगे के सामने नतमस्तक हैं? एक तरफ वो देश है जो अपनी पहचान खो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा महान हिंदुस्तान है जिसके बिना आज दुनिया की शांति अधूरी है। ईरान का भारत पर यह अटूट भरोसा, क्या यह हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जांबाज रणनीतिकारों की मेहनत का फल नहीं है? मिडिल ईस्ट में चल रहा यह राजनीतिक खेल अब अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। 10 अप्रैल की बैठक अब सिर्फ एक कूटनीतिक इवेंट नहीं रही, बल्कि यह वह रणभूमि बन गई है जहां बिना गोली चले भी ताकत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। अंदर खाने से जो खुफिया जानकारियां सामने आ रही हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस बार खेल सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि नियंत्रण का है। तेल का नियंत्रण, समुद्री रास्तों का नियंत्रण और सबसे बड़ी बात, भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का नियंत्रण। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है होर्मुज की जलसंधि का वह संकरा रास्ता, जहां से गुजरने वाला हर एक तेल टैंकर इस समय एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। 15 दिनों के इस सीज फायर ने उस रास्ते को एक अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन यह राहत जितनी दिखती है उतनी है नहीं। समुद्र के भीतर और ऊपर दोनों जगह गतिविधियां अपने चरम पर हैं। सैटेलाइट्स लगातार निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह पूरा इलाका अब एक ओपन इंटेलिजेंस फील्ड बन चुका है, जहां हर देश दूसरे की चाल को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी यह निकल कर आई है कि इस सीज फायर के दौरान कई ब्लाइंड स्पॉट्स को जानबूझकर एक्टिव किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे इलाके जो पहले निगरानी से बाहर थे, अब जानबूझकर खुल रहे हैं ताकि उनकी पूरी मैपिंग की जा सके। ईरान के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उसकी असली ताकत उसके उन्हीं छिपे हुए ठिकानों में है जिन्हें अब तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। जैसे ही वह अपनी पोजीशन को थोड़ा भी ढीला करता है, उसकी पूरी रणनीतिक संरचना धीरे धीरे एक्सपोज होने लगती है। इधर अमेरिका और इजराइल का फोकस बिल्कुल साफ है। वे इस 15 दिनों के समय का इस्तेमाल सिर्फ राहत के लिए नहीं बल्कि रिकवरी और रीअलाइनमेंट के लिए कर रहे हैं। तेल की सप्लाई को दोबारा पटरी पर लाना, अपने सहयोगी देशों को आश्वस्त करना और साथ ही साथ ईरान की हर गतिविधि को समझना, ये 3 बड़े लक्ष्य इस समय उनकी रणनीति के केंद्र में हैं। लेकिन इस पूरे समीकरण में एक ऐसा फैक्टर है जिसने हर प्लान को अनिश्चित बना दिया है, और इस पूरे समीकरण में एक समीकरण की समीकरण आदि के समीकरण की, और वो है भारत। भारत का नाम इस पूरी कहानी में अब सिर्फ एक दर्शक के तौर पर नहीं लिया जा रहा, बल्कि उसे एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में होने वाली बैठक की हर तैयारी अब भारत के संभावित रुख को ध्यान में रखकर की जा रही है। अगर भारत उस मेज पर बैठता है तो यह पूरे खेल का संतुलन बदल सकता है, और अगर भारत दूरी बनाए रखता है तो यह सीज फायर किसी भी समय टूट सकता है। खुफिया सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार बातचीत के एजेंडे में सिर्फ सीज फायर को आगे बढ़ाना शामिल नहीं है, बल्कि इसके साथ कई सीक्रेट क्लॉज भी जोड़े जा सकते हैं। यह क्लॉज ऐसे हो सकते हैं जो भविष्य में किसी एक पक्ष को रणनीतिक बढ़त दे दें। यही वजह है कि ईरान इतना सतर्क है और उसने साफ कर दिया है कि वह बिना भारत की मौजूदगी के किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। ईरान को डर है कि अगर वह अकेले इस खेल में उतरता है तो उसे ऐसे समझौते में फंसा दिया जाएगा जिससे निकलना लगभग असंभव होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। मेजबान होने के बावजूद वह इस पूरे घटनाक्रम में एक साइड रोल में आ गया है। उसकी कोशिश है कि वह इस मौके को अपने लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत में बदल सके, लेकिन ईरान के सख्त रुख ने उसकी सारी रणनीति को कमजोर कर दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद में सजी हुई मेज पर सबसे ज्यादा चर्चा भारत के बारे में हो रही है, और 200 न कि पाकिस्तान के बारे में। अब अगर हम अगले 72 घंटों की बात करें तो यही वह समय है जो इस पूरे संकट की दिशा तय करेगा।
भारत के अंदर इस वक्त उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां, विदेश मंत्रालय और रणनीतिक सलाहकार सभी इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन सा कदम भारत के लिए सबसे सही होगा, क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक बैठक में शामिल होने या ना होने का नहीं है, बल्कि यह आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक भूमिका को परिभाषित करेगा। अगर भारत इस बैठक में शामिल होता है तो उसे एक बेहद संतुलित भूमिका निभानी होगी। एक तरफ उसे ईरान के भरोसे को बनाए रखना होगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ अपने संबंधों को भी संतुलित रखना होगा। यह एक बेहद कठिन संतुलन होगा, क्योंकि दोनों पक्षों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं। लेकिन यही वह चुनौती है जो भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। वहीं अगर भारत इस बैठक से दूरी बनाता है तो इसका सीधा असर इस पूरे समझौते पर पड़ सकता है। ईरान पीछे हट सकता है, सीज फायर खत्म हो सकता है और होर्मुज की जलसंध फिर से संघर्ष का केंद्र बन सकती है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, महंगाई बढ़ेगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है और वह है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हर देश अपनी अपनी कहानी को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। कोई इसे शांति की आग समेत दुनिया के सामने पेश कर रहा है, किसी समेत दर्द नेतृत्व रहा देश अपनी अर्थव्यवस्था पर पहल बता रहा है, तो कोई इसे एक रणनीतिक चाल। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह एक अलग नैरेटिव चल रहा है और इसी नैरेटिव की लड़ाई में यह तय होगा कि दुनिया किसे सही और किसे गलत मानती है। अंत में सवाल वही है, क्या यह सीज फायर टिकेगा या टूटेगा? क्या 10 अप्रैल की बैठक एक नई शुरुआत बनेगी या एक बड़े टकराव की प्रस्तावना? और सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या फैसला लेगा?